वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का 70 क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिहार पुलिस फायरमैन के साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज से मैं 8:30 लाइव क्लास आऊँगा। पहले नेटवर्क की प्रॉब्लम थी तो आज से ट्रायल करेंगे फ्रेंड्स। अगर लाइव नेटवर्क अच्छी रहती है फ्रेंड्स, नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं होती तो प्रत्येक दिन 8:30 रात को मैं लाइव क्लास आऊँगा। ठीक है, तो आज 8:30 सभी कोई लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। देखिए 70 प्रश्न है फ्रेंड्स, जिसमें से आपका 20 प्रश्न 18 से 20 प्रश्न है जो करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो आपका बिहार पुलिस फायरमैन का जो एग्जाम है उसमें करंट अफेयर से भी प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स। साथ साथ में बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर है? पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा 40वां स्थान पे है। सवाल नंबर 2 देखें, निम्नलिखित में से कौन से देश ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ओपेक से अलग होने की घोषणा किस देश ने किया है फ्रेंड्स? तो 2 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर है जो आपका ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। सवाल नंबर 3 को देखिए। सवाल नंबर 3 आपका है कि विश्व में किसी भी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री है। ठीक है, विश्व में किसी भी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो इस विश्व में किसी भी देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री है मतलब कहाँ का है फ्रेंड्स? तो 3 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिनलैंड का। ठीक है, फिनलैंड के जो भी प्रधानमंत्री है फ्रेंड्स वो विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री है। इनका नाम क्या है? तो सना मारिन। ठीक है, सना मारिन है जो विश्व के सबसे युवा प्रधानमंत्री का कार्यभार दिसंबर 2019 में ग्रहण किया है। तो याद रखिए फिनलैंड का, और उनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा सना मारिन। क्या नाम है? सना मारिन। सना मारिन है जो आपका फिनलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा। तो सवाल नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका भी फिनलैंड देश के। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 आपका है कि अम्फान चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? देखिए अम्फान चक्रवात का नाम आप लोग सुने होंगे, तो इसका जो नामकरण किया गया है किस देश के द्वारा किया गया है? तो सवाल नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थाईलैंड के द्वारा किया गया है। 5वां केंद्रीय बजट 2020 में व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र है। केंद्रीय बजट 2020 में व्यय का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर एवं शुल्क में राज्यों का हिस्सा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखिए। सवाल नंबर 6 है कि 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है, करंट अफेयर्स का फ्रेंड्स। हो सकता है ये सवाल आपको पक्का पूछा जाए। तो 6 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1975 रुपया प्रति क्विंटल। इसको जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि वर्ष 2021-22 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया है? तो 1975 रुपया प्रति क्विंटल याद रखिएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वैश्विक वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर विश्व का लगभग 1% है। तो 7 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विश्व में कुल वन क्षेत्र है जो आपका फ्रेंड्स कितना है? अगर पूछा जाए तो अब हेक्टेयर में अगर पूछा जाए तो हेक्टेयर में अगर पूछा जाए तो विश्व में कुल वन क्षेत्र है जो आपका कितना है? 0.406 हेक्टेयर है। ठीक है, जो कुल भूमि का कितना होता है? तो 31% होता है। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, 2-3 तरह से सवाल पूछा जाता है। यहाँ कह रहा है कि वैश्विक वन रिपोर्ट 2019 में जो पेश किया गया था तो उसके अनुसार से जो कुल भूमि है विश्व में उसका कितना प्रतिशत भाग पर वन है? तो मात्र कितना? 31% पर वन है। ऐसे फ्रेंड्स होना चाहिए कितना प्रतिशत पे? अगर पूछा जाता है सवाल कि कितना प्रतिशत पर वन होना चाहिए जिससे कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, तो 33% पर होना चाहिए। लेकिन अभी कितना पर टोटल पे है फ्रेंड्स? तो 31% पे है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। सवाल नंबर 8 को देखिए। सवाल नंबर 8 आपका क्या है कि टाइगर ट्राइब संयुक्त सैन्य अभ्यास नवंबर 2019 में कहाँ संपन्न हुआ था? 8 का करेक्ट आंसर विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था फ्रेंड्स आपका भारत एवं अमेरिका के सेना का संयुक्त अभ्यास था। ठीक है, याद रखिएगा आपका टाइगर ट्राइब्स संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो भारत और अमेरिका के बीच में सेना का संयुक्त अभ्यास था। ये कहाँ हुआ था 2019 में? तो विशाखापट्टनम में हुआ था, याद रखिएगा। सवाल नंबर 9 को देखें कि मान बुकर पुरस्कार 2019 से किसे प्रदान किया गया है? मान बुकर पुरस्कार 2019 में
किसे प्रदान किया गया है? तो 9 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट एटवुड को प्रदान किया गया है। 10 नंबर सवाल को देखिए, अभी एक करंट अफेयर्स का है फ्रेंड्स, आपका 17 से 18 प्रश्न है। 10 नंबर सवाल देखिए, 2019 का रैमान मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया 2019 का। 10 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ये सभी को हो जाएगा, ठीक है। रवीश कुमार को भी और स्वे विन को भी और किम जो किंग को, सभी को दिया गया है 2019 में ये पुरस्कार। 11 नंबर सवाल को देखिए, 11 नंबर सवाल आपका है कि सियोल शांति पुरस्कार 2018 किस भारतीय को प्राप्त हुआ है? 11 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको सियोल शांति पुरस्कार 2018 में दिया गया। देखिए क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सियोल शांति पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 2018 में, याद रखिए। 12वां नंबर सवाल, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया है? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अच्युतन नबंदुरी को, ठीक है। करा 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया? तो 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अच्युतन नबुंदरी को प्राप्त हुआ है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए, सवाल नंबर 13 आपका है, 13 नंबर सवाल है फ्रेंड्स कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के आधार पर सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के आधार पर सबसे स्वच्छ राजधानी का पुरस्कार किसे मिला था? तो 13 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, 2020 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का कहाँ आयोजन किया गया था? यानी 2020 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक में किया गया था। देखिए अब मैं आपके साथ जुड़े रहूंगा फ्रेंड्स, कंटिन्यू रहूंगा और वीडियो भी कंटिन्यू जाएगा फ्रेंड्स और लाइव क्लास भी कंटिन्यू रहेगा, तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान देते रहे, अभी से प्रैक्टिस सेट करते रहे। 15 नंबर सवाल को देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 प्राप्त हुआ, किसे प्राप्त हुआ? 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी को हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए ओम प्रकाश दहिया को, जसपाल राणा को, नरेश कुमार को। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 में किसे किसे? तो याद रखिएगा ओम प्रकाश दहिया, जसपाल राणा और नरेश कुमार को। 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स? तो इसका जो शुरुआत हुआ था याद रखिएगा 1985 ईस्वी में। किसे दिया जाता है फ्रेंड्स? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके दिया जाता है? तो खेल के जो प्रशिक्षक होते हैं, जो गुरु होते हैं, उन्हें प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा पूछा जाता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। और यह किसे दिया जाता है? तो खेल के प्रशिक्षक या गुरु को दिया जाता है। 2020 में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आपका तीनों को याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 16 को देखें कि डेविस कप 2019 का विजेता बना। 2019 में डेविस कप का विजेता कौन बना था? 16 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेन बना था। सवाल नंबर 17 को देखिए, सवाल नंबर 17 है G20 की बैठक 2020 कहाँ आयोजित हुआ? 17 नंबर सवाल का। 16 नंबर सवाल हम लोग देख लिए थे फ्रेंड्स कि डेविस कप 2019 के विजेता कौन है? तो आपका ये स्पेन हो गया था ना, 16 का सी। और 17 नंबर सवाल G20 की बैठक 2020 कहाँ आयोजित हुआ? 17 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर होगा सऊदी अरब में हुआ था। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए, 18 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ठीक है, तो कह रहा हरित गृह प्रभाव एक मानव जनित घटना है, एक कथन में हो गया। दूसरा में है CO2 पृथ्वी पर सर्वाधिक हरित गृह प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें देखिए कथन है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा, न तो एक और नहीं है, दोनों कथन है जो आपका गलत है। दोनों का मैं क्लियर कर देता हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हरित गृह प्रभाव एक मानव जनित घटना नहीं है, हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है। क्या ये? एक प्राकृतिक घटना है, तो गलत हो गया। और दूसरा जो आपका कह रहा है फ्रेंड्स कि CO2 पृथ्वी पर सर्वाधिक हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी, ये नहीं है। एक आपका है जो सबसे अधिक योगदान किसका है? तो जलवाष्प का है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान है किस गैस का है? तो जलवाष्प का है, इसलिए दोनों कथन गलत है। तो याद रखिए 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखें कि वन रिपोर्ट 2019 के आधार पर बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? 2019 के आधार पर, ठीक है, बिहार में पूछा जा रहा है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7.74%। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए, 20 नंबर सवाल आपका है भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो गया 20 से। चलिए तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? गोंड, भील, संथाल या मुंडा?
20 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर भील हो जाएगा। ठीक है, 20 का बी हो जाएगा। भारत में निवास करने वाली सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सा है, तो आपका भील है। 21 नंबर सवाल, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह क्या कहा जाता है। 21 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नक्षत्र कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। सवाल नंबर 22 आपका है कि निम्नलिखित संरक्षण परियोजनाओं को उनके सही काल क्रमानुसार सजाइए। तो 22 नंबर सवाल का देखिए फ्रेंड्स, क्या है, बाघ प्रोजेक्ट है, हाथी परियोजना है, फिर मगरमच्छ परियोजना है। काल क्रमानुसार आपको सजाना है। 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले 1 उसके बाद 3 उसके बाद 2। अब देखिए कब कब ये चला था फ्रेंड्स, इसका मैं बता देता हूं। तो देखिए आपका बाघ प्रोजेक्ट, ठीक है, बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में, याद रखिएगा 1973 ईस्वी में आपका बाघ प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में आपका जो मगरमच्छ वाला था फ्रेंड्स प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल जिसे कह सकते हैं, ठीक है, इसका हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। उसके बाद में आपका बच गया प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, हाथी परियोजना। प्रोजेक्ट एलिफेंट हुआ था 1992 में हुआ था। तो देखिए कह रहा था काल क्रम के अनुसार सजाने के लिए, तो सबसे पहले 1973 होगा, यानी कि सबसे पहले 1 होगा। उसके बाद में आपका 3 नंबर मगरमच्छ क्रोकोडाइल परियोजना हो जाएगा कितना, 1975 में। उसके बाद में आपका हाथी परियोजना एलिफेंट परियोजना कब हो जाएगा, 1992 में होगा। तो 22 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिएगा। बाघ प्रोजेक्ट 1973, मगरमच्छ परियोजना 1975 और हाथी परियोजना 1992। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 आप लोग के सामने है कि निम्न में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। यूरेशिया में कौन सा पाए जाते हैं, 23 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टेपीज हो जाएगा। ठीक है, स्टेपीज है जो आपका यूरेशिया में पाया जाता है। उसके बाद में डॉन्स अगर जो देखा जाए फ्रेंड्स, तो आपका हाँ डॉन्स है जो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को कहा जाता है। वेल्स अगर देखा जाए तो वेल्स आपका है आपका दक्षिण अफ्रीका के मैदान को वेल्स कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूरेशिया का स्टेपीज हो गया। उसी तरह से अगर जो पूछा जाए आपको फ्रेंड्स पंपास, तो पंपास कहाँ का है, तो आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। और प्रेरी एक होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है प्रेरी है जो कहाँ के घास के मैदान है, तो फ्रेंड्स ये आपका अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का है, ये अमेरिका और कनाडा का है, तो सभी को याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है आपका कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है, किसको किससे जोड़ता है। 24 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इलाहाबाद हल्दिया हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अटलांटिक मार्ग। ठीक है, विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। 26 नंबर सवाल को देखें। 26 नंबर सवाल आप लोग के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है। ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है भारत में, तो ये आपका हो जाएगा बैरन द्वीप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत में ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, तो बैरन द्वीप है। 27 नंबर सवाल, किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा। चलिए फटाफट गेस करके बताइएगा 27 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। सब किस देश का समुद्र तट सर्वाधिक लंबा है। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, कनाडा का। 28 नंबर, निम्नांकित में से कौन से कृषि उत्पाद ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं। चलिए 28 नंबर सवाल के देखिए क्या क्वेश्चन समझिए कि निम्नांकित में से कौन से कृषि उत्पाद ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं। 28 नंबर सवाल का इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 यानी सभी टोटल होते हैं। ठीक है, तंबाकू, टमाटर, सेम, आलू, चीड़, पालक। तो 28 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 29 को देखिए। 29 नंबर सवाल आपका है 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन था। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपना बिहार, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर सवाल, दूध गंगा नदी कहाँ से प्रभावित होती है। दूध गंगा नदी कहाँ से प्रभावित होती है। 30 नंबर सवाल का राइट आंसर जम्मू कश्मीर से। 31 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है 31 का, तो 31 का है जो ऑप्शन नंबर आपका विश्व का सबसे ऊंचा जल पर टुंगेला, आपका ये ऑप्शन नंबर ए ही है जो सुमेलित नहीं, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है प्रश्न कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुंगेला प्राप्त नहीं है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, याद रखिएगा ये टुंगेला आपका नहीं है। पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो एंजिल जलप्रपात है। ठीक है, एंजिल जलप्रपात है जो वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स आपका, वेनेजुएला में स्थित है। बाकी ये सभी देख ले। विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है सुपीरियर झील है, मीठे पानी का, बिल्कुल सही है। विश्व की सबसे ऊंचा नौकायान झील आपका टिटिकाका झील, ये भी सही है। विश्व का दूसरी सबसे गहरी झील कौन सा है, तो आपका
टांगनिका झील है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 31 का। 32 नंबर सवाल को देखें कि नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका भी करा कौन सा कथन सही नहीं है। 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लौह की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील धातु है। यह है जो आपका कथन सही नहीं है। बाकी सब आपका लौह अपचायक है, सही है। अभिक्रिया के पश्चात विलयन का रंग हरा हो जाता है, ये भी सही है। यह अभिक्रिया रेडॉक्स यानी कि अपचोत्पच अभिक्रिया का एक उदाहरण है। यानी ऑप्शन नंबर सी है जो सही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल को देखिए। 33 नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए, प्राकृतिक बंदरगाह इसमें से कौन सा है 33 का? तो देखिए विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो पूर्वी तट का है, ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित है। ये क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह और कैसा है? ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। तो कह रहा है निम्न से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह? तो विशाखापट्टनम है जो आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। बाकी चेन्नई, कोलकाता, तूतीकोरिन सब है आर्टिफिशियल है, याद रखिएगा। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। विशाखापट्टनम में कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो आपका बंदरगाह कहाँ पड़ता है? तो आपको पूर्वी तट पर स्थित है ना, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 34 को देखते हैं। सवाल नंबर 34 आपका है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। चलिए, भारत का किस नदी का उद्गम है जो भारत में नहीं है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम है जो भारत में नहीं है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप होता है, ठीक है। एक वहाँ पर राकसताल झील है फ्रेंड्स, वहीं से होता है, ठीक है। तो आपका जो है सतलज नदी का उद्गम है जो आपका ऑप्शन नंबर आपका भारत में नहीं है। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 नंबर सवाल को देखिए। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है। चलिए, तो इसका तो आपको पता होगा क्या हो जाएगा इसका? तो आपका 82.5 डिग्री नहीं 82.30 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82.30 डिग्री हो गया और पूर्वी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा तो यही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल को देखिए। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? यानी साइड मिरर की बात की जा रही है फ्रेंड्स। तो कार में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? गेस करिए। तो उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी। 37 नंबर, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? 37 का करेक्ट आंसर फटाफट गेस करिए। तो 37 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स, निम्न में से किस पौधे में फूल नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, फर्न। फर्न पौधे में फूल नहीं होते हैं। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? यानी इस क्वेश्चन को 2-3 तरह से पूछा जाता है फ्रेंड्स कि रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल है, या तो मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से होता है। तो 38 का राइट आंसर क्या आप लोग गेस कर लेंगे? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल को देखिए। पादप कोशिका जंतु कोशिका में से किस प्रकार भिन्न होती है? ये सवाल भी बहुत बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, किसके कारण होता है? तो गेस करिए। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, ठीक है, सेल वाल के कारण होता है। अब जो पादप कोशिका होता है, पादप मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? पेड़ पौधे। तो पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर सवाल को देखिए। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? किस भाग अंग में होता है या किस अंग में संपन्न होता है? 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छोटी आंत में, ठीक है। क्वेश्चन को इस तरह से पूछा जाता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है? 41 नंबर सवाल का क्या होगा? गेस कर लिया आप लोग। लैक्टिक एसिड करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर सवाल को देखिए। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? चलिए फटाफट गेस करते चलिए आप लोग। 42 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोप्रीन का। 43 नंबर, फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? चलिए गेस कीजिए। 44 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? 44 नंबर सवाल आपका है कि जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये देखिए भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। जल का वाष्प में परिवर्तन करना, या तो जल का आपका बर्फ में परिवर्तन होना, ऐसा भी क्या है? भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल को देखिए। 45 नंबर सवाल है, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त होता है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु किसका प्रयोग होता है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड का, ठीक है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। 46 नंबर, खुला विश्वविद्यालय सबसे पहले कहाँ खोला गया था?
खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ खोला गया था? 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में खोला गया था। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? 47 नंबर सवाल। तो ओणम है जो आपका केरल का ना, ऑप्शन नंबर सी। ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो केरल का हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपका है सुमेलित करने के लिए कह रहा है। सूर्य मंदिर कहाँ है? चलिए फटाफट देखिए, सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, हवा महल और गोमतेश्वर की प्रतिमा। तो सवाल नंबर 48, सवाल नंबर 48 का कह रहा है कौन सा सुमेलित है? तो देखिए मिलाते हैं, पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 48 का ए हो जाएगा। ए का 2 का रहा है, तो ए का 2 हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? तो आपका कर्नाटक में पड़ता है। बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर में पड़ता है। हवा महल कहाँ पड़ता है? तो हवा महल आपका जयपुर में पड़ता है। बच गया गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 49 को देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध किस लोक नृत्य से है? मुखौटा, 49 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कथकली। ठीक है, कथकली से मुखौटा संबंधित है। देखिए मुखौटा पहनकर करके कथकली नृत्य की जाती है, याद रखिएगा। 50 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित इनमें से कौन नहीं है? 50 नंबर सवाल का। चलिए तो कह रहा है भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में, ये तो बिल्कुल सुमेलित है। बीसी राय पुरस्कार औषधि, ये भी सुमेलित है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म, ये भी सुमेलित है। गंधर्व पुरस्कार साहित्य, ये आपका गलत है। ठीक है, गंधर्व पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। गंधर्व पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट योगदान करने वाले युवा को प्रदान किया जाता है। यानी कि ये आपका गंधर्व पुरस्कार है जो कहाँ से दिया जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा दिया जाता है, और ये संगीत से संबंधित, न कि साहित्य से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको डायरेक्ट फ्रेंड्स कि गंधर्व पुरस्कार है जो किससे संबंधित है? ये आपका संगीत क्षेत्र से संबंधित है और मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा दिया जाता है। 51 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित रेडियो एक्टिव पदार्थ में किसकी अर्ध आयु अधिकतम है? तो 51 नंबर सवाल का राइट आंसर यूरेनियम 238 का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर सवाल को देखिए, 52 नंबर सवाल है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप लोग गेस करें फटाफट, पटना, दिल्ली, हैदराबाद या शिमला में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित? तो ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद इसका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल को देखिए, देशप्रिय किस व्यक्ति का उपनाम है? चलिए देशप्रिय किसे कहा जाता है? 53 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को क्या कहा जाता है? देशप्रिय कहा जाता है। देश बंधु किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, देश बंधु किसे कहा जाता है? तो देश बंधु आपको CR दास को, चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। ठीक है, दीनबंधु CF एंड्रूज का कहा जाता है। यहाँ पर है देश प्रिय, तो देश प्रिय किसे कहा जाता है? तो यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त को कहा जाता है। देश प्रिय ने कहा जाता था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 रागिनी देवी का संबंध किससे है? अच्छा सवाल है 54 नंबर सवाल का, रागिनी देवी का संबंध किससे है? तो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहिनी अट्टम नृत्य से है रागिनी देवी का। 55 कोर्सिका द्वीप से संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? चलिए कोर्सिका द्वीप। 55 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा नेपोलियन का हो जाएगा। ठीक है, कोर्सिका द्वीप नेपोलियन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए कोर्सिका द्वीप इसलिए इससे संबंधित है कि फ्रांस के जो रहने वाला था नेपोलियन बोनापार्ट, उनका जन्म कितना 1769 ईस्वी में, उनका जन्म 1769 ईस्वी में कोर्सिका द्वीप पर ही हुआ था। इसलिए आपको ये पूछा गया है फ्रेंड्स कि कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? तो नेपोलियन से। नेपोलियन कहाँ का रहने वाला था? तो फ्रांस का है। चलिए 56 नंबर सवाल को ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है, किसे कहा जाता था? ब्लैक गांधी। 56 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर किंग को क्या कहा जाता था आपका? तो ब्लैक गांधी कहा जाता था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। 57 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है कहाँ पर है? कौन सा तट पर कहाँ है? 57 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका भावनगर पे। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा का जो सर्वाधिक संभावना है जो कहाँ है? तो आपका भावनगर में। ठीक है, और ये भावनगर कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा। भावनगर कहाँ है? गुजरात में। 58 नंबर, चीन का नेशनल डे कब मनाया जाता है? चलिए चीन में नेशनल डे कब मनाया जाता है? 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1 अक्टूबर को चीन में नेशनल डे मनाया जाता है। 59 नंबर सर, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? 59 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी ना, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपको बड़ौदा में स्थित है। 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 60 नंबर सवाल को देखिए, 60 नंबर सवाल है विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? अच्छा सवाल है।
देखिए विदेश में सबसे प्रथम अगर भारत महोत्सव आयोजन की बात की जाए तो आपका यूके में किया गया था, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर सवाल, ईसीएम का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो ईसीएम का जो मुख्य केंद्र कहिए या मुख्यालय कहिए तो कहाँ पड़ता है आपका? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 61 नंबर सवाल का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रुसेल्स में है। ईसीएम मतलब क्या होता है? यूरोपियन कॉमन मार्केट। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ई से हो गया यूरोपियन, ठीक है, और सी से हो गया आपका कॉमन, और एम से क्या हो गया? मार्केट। तो ईसीएम का मुख्यालय जो कहाँ पड़ता है? तो ब्रुसेल्स में पड़ता है, ठीक है, याद रखिए। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 62 को देखिए। 62 नंबर सवाल, संविधान का 126 संशोधन किससे संबंधित है? ठीक है, संविधान में जो 126वां संशोधन हुआ उस किससे संबंधित है? तो 62 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एससी और एसटी का आरक्षण से संबंधित है 126 संशोधन, ठीक है। चलिए 63 नंबर सवाल को देखिए। किसी तैल सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिकरण का। बहुत अच्छा सवाल है कि किसी तैल सतह पर, ठीक है, तैलीय सतह पर प्रक्षेपित प्रकाश तरंगे 7 रंगों को किस परिघटना के कारण दर्शाती है? तो ये आपका क्या होता है? प्रकाश का व्यक्तिकरण के कारण होता है। 64 नंबर सवाल को देखिए। आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण रहता है? ये भी टॉप मोस्ट बीबीआई सवाल है। चलिए गेस करिए किसका होता है। तो देखिए आकस्मिक निधि पर होता है जो, किसका होता है नियंत्रण, कंट्रोल किसका होता है? तो राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? चलिए इसका तो बता सकते हैं आप लोग फटाफट। तो क्या हो जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा का जो क्या कहा, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है फ्रेंड्स? आपका पता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो देखिए ये सवाल भी बार बार पूछा जाता है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा हो जाएगा। चलिए 66 नंबर सवाल आपका है कि कैबिनेट में सम्मिलित होता है। कैबिनेट में सम्मिलित कौन होता है? 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल कैबिनेट मंत्री होता है। कैबिनेट में क्या होता है? सिर्फ केवल कैबिनेट मंत्री होता है। चलिए सवाल नंबर 67 को देखिए। 67 नंबर सवाल है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो 67 नंबर सवाल को देखें। 66 का तो हम लोग देख लिए फ्रेंड्स। 67 नंबर सवाल का देखिए तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की जो अधिसूचना जारी होते है उसका नहीं होगा, ठीक है। 67 का चुनाव की अधिसूचना जारी करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा एवं राज्यसभा के चुनाव की अधिसूचना को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जाता है, याद रखिएगा। जो चुनाव का अधिसूचना होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो लोकसभा और राज्यसभा का तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। वहीं अगर जो आपका स्टेट लेवल पर देखा जाए तो आपका विधानसभा एवं विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना राज्यपाल के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो देखिए अच्छा सवाल है, याद रखिएगा कि निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ठीक है, क्योंकि ये कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है पूरा भारत लेवल पे, और स्टेट लेवल पर कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव की वैधता की निपटारा करना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना उन्हीं का काम है। 68 नंबर सवाल को देखें कि मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? चलिए 68 नंबर सवाल का क्या हो जाएगा? तो आपका सुप्रीम कोर्ट ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 69 को देखें, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? 69 नंबर सवाल का क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, फटाफट बताएं। तो 69 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। ये भी अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। आपका कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है कौन हो जाएगा? 70 का। तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, संसद एवं विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, ठीक है। संसद बोले तो आपका राज्यसभा लोकसभा दोनों आ जाएगा, और फिर विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 70 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका 70 प्रश्न था जीके जीएस से, और 8:30 बजे मैं आपका लाइव क्लास आने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। आज बहुत दिन से नहीं आ रहा था क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो 8:30 बजे आज देखते हैं कुछ प्रश्न को लेकर के आएंगे, कैसा चलता है फ्रेंड्स। अगर अच्छा चलता है तो आपको कंटिन्यू रहेगा लाइव क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।